गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम अध्याय 7 हास्याकरण की समझ पढ़ रहे हैं। बेटा, हास्याकरण शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, समूह, वर्ग या धार्मिक समुदाय को केंद्र में न रख करके, मुख्य धारा में न रख करके किनारे या हाशिए की तरफ धकेल देना हास्याकरण कहलाता है। मुख्य धारा क्या होता है बेटा? नदी होती है, नदी की जो जल है जिस दिशा में बह के जा रहा है वो मुख्य धारा है। तो हास्याकरण है। हमारे समाज में आज भी कुछ समुदाय हैं, व्यक्ति हैं या वर्ग हैं जो किनारे पर हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं हैं। तो आज अपन उनके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है? हाशिए यानी किनारा। तो समाज में हाशिए या किनारे पर होने का क्या अर्थ होता है वो अपन जानते हैं। आज कॉपियों की जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसी पन्ने का हाशिया कहा जाता है। बेटा, हम सभी नोटबुक में लिखते हैं। नोटबुक में आपने देखा है बाईं तरफ खाली जगह होती है जहां हम नहीं लिखते, तो उसी पन्ने का हाशिया कहते हैं, पन्ने का किनारा कहते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है जहां हम रहते हैं। हाशिया का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। जो हाशियाई शब्द है इसका क्या अर्थ होगा? जिसे किनारे पर या हाशिए पर धकेल दिया गया है उसे हाशियाई या हास्याकरण कहा जाता है। समाज में भी कुछ व्यक्ति होते हैं, वर्ग होते हैं, तो वो समाज में अलग एक किनारे पे हो जाते हैं, समाज में सबके बीच घुलते मिलते नहीं हैं, तो उसे हाशियाई समूह कहा जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, केंद्र में यानी बीच में। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। हो सकता है कभी ऐसी कोई घटना आपके साथ भी घटित हुई हो। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश यानी संभावना बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपके फ्रेंड्स, मित्र आपको अपने बीच का की नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। फिर क्या होगा? जब आप ऐसा मानेंगे तो आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है, ऐसा आपको लगने लग जाएगा। आप अपने आप को समाज से किनारे कर लेंगे, अलग होने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? हाशिए की ओर बढ़ना, हाशिए की ओर ढकेलना। तो बेटा, आज भी हमारे देश को आज़ादी में बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, समाज में लोगों के बीच ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। तो कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं। जैसे कक्षा का एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा, अगर आपकी चॉइस अलग है तो आप लोगों से घुल मिल नहीं पाएंगे, हाशिए पर हो जाएंगे। उसी तरह हमारे समाज में भी कुछ समूह हो सकते हैं, समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। बेदखली का अर्थ होता है यानी वो समाज से बेदखल कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। उनकी हास्याकरण की वजह ये भी हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के बहुसंख्यक जो अधिक संख्या में पाया जाता है। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने की वजह से। अब बेटा, हास्याकरण करने के कितने कारण आ गए? पहला, आपकी भाषा अलग है, आपके रीति रिवाज अलग है, और आपका धर्म अल्पसंख्यक है, या फिर गरीबी हो सकती है, गरीबी के कारण भी आप अपनी हैसियत को कम मान सकते हैं। तो शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं, हाशिया यानी किनारे पर। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। हाशियाई समूह जो किनारे पर हो जाते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, तो लोग उनसे अपने आप को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं या उनसे डरने लग जाते हैं। फासले और अलग थलग, फासले यानी गैप बढ़ जाना, दूरी बढ़ जाना,
और अलग थलग किए जाने का एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। जब ये अलग होने का एहसास है तो क्या होगा, जो समाज के संसाधन हैं, जो अवसर हैं, उसका वे फ़ायदा नहीं उठा सकते। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के इसी ताकतवर शक्तिशाली वर्चस्वशाली संपन्नशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जो समाज में शक्तिशाली वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, उनके मुकाबले वे अपने आप को शक्तिहीन और पराजित महसूस करते हैं। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब ये है कि हाशियाकरण किसी एक दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। क्या होता है हाशियाई बेटा? अपन ने पढ़ा था हाशियाई क्या होता है। हाशियाई का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। तो समाज में कुछ वर्ग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे कारणों से खुद को अपने अलग थलग मानने लग जाते हैं। तो बेटा जो आज अपना चैप्टर है, इसमें हम दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है, किनारे पर माना जाता है। आदिवासी और हाशियाकरण। जो आदिवासी समाज है आज भी अपने हाशिए पर है। तो दिल्ली में एक आदिवासी परिवार की घटना या चित्रकथा के माध्यम से आदिवासी समाज किस तरह हाशियाकरण पर हुआ उसको समझाया जा रहा है। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। अरे देखो आदिवासियों की नाव। तो वो बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो आदिवासियों की नाव दिखाई जा रही है। फिर अब अगला प्रश्न आता है, दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? बच्ची प्रश्न पूछ रही है कि दादाजी आदिवासी जो समुदाय है उसको हमेशा नाचते गाते क्यों दिखाया जाता है। इस पर दादाजी उनको वापस रिप्लाई कर रहे हैं, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तो इस पर फिर बच्चा वापस प्रश्न पूछ रहा है, क्या वे हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? तो क्या लोग हमारे बारे में सिर्फ नाचने गाने के अलावा क्या और कुछ नहीं जानते? तब दादाजी जवाब दे रहे हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तो दादाजी बता रहे हैं कि मैं जब छोटा था तो हम उड़ीसा में रहते थे, हमारा गांव बहुत सुंदर था। हमें हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें ज़मीन जंगलों से मिल जाया करती थी। हम अपनी धरती जंगलों और नदियों की बहुत परवाह करते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। दादाजी बता रहे हैं कि तभी अचानक हमें बताया गया कि जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते, हमें अदालत में घसीटा जाता, जहाँ न तो हमें वकील मिलता था और न ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो दादाजी बच्चों को बता रहे हैं कि जंगल उस समय अंग्रेजी शासन के दौरान हमें पता चला कि वन विभाग के अफसर और ठेकेदार जंगल को साफ करने लगे। अगर वे जंगलों को बचाने के लिए बीच में आ रहे थे तो उनकी पिटाई की जाती थी, अदालतों में मुकदमे चलते थे, उन्हें वकील भी नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति बहुत ही विकट थी। तो बच्ची फिर प्रश्न पूछ रही है, तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? बच्ची का अगला सवाल है। दादाजी रिप्लाई कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते थे हम उन्हें करने लगे। जो उनके जंगलों से संबंधित काम थे वो हमें हमारे छोड़ने पड़े, और आसपास के गांव कस्बों में जो भी दूसरा काम मिल जाता था वो हम करने लगे। दादाजी घटना बता रहे हैं बच्चों को। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं और वे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच देंगे तो हमें नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह यानी बर्बाद हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए।
लोग पहले साक्षर नहीं थे तो अंगूठा का निशान लिया जाता था। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे के निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरियों पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। दादाजी बच्चों को बता रहे हैं कि जब कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची, तब जो अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। जो आदिवासी समुदाय थे उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें छीन ली गई। उनकी जीवन शैली, उनके जीने का तरीका, उनके जंगल, उनकी ज़मीनें सब गायब हो गए, सब कुछ छूट गया। इस पर बच्चे वापस रिप्लाई कर रहे हैं, ओ दादू, और हमारी ज़मीन, उसका क्या हुआ? बच्चे वापस पूछ रहे हैं, अच्छा दादू, तो हमारी ज़मीन का फिर उसका क्या हुआ? 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा दिया। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। तो दादाजी बता रहे हैं कि उनकी ज़मीन छीन ली गई, बहुत कम पैसा उनको दिया गया और उसके बाद में वो अपने दोस्तों से अलग हो गए, उनसे कभी नहीं मिल पाए। दादाजी बता रहे हैं बच्चों को, शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी यानी कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। घर भी नहीं था, यहाँ पर ज़मीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अपनी बेखौफ ज़िंदगी, बेखौफ यानी बिना किसी से डरे, स्वतंत्र ज़िंदगी, बेखौफ ज़िंदगी और खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। जिस पर्यावरण में हमें रहे थे बिना किसी डर के, स्वतंत्र रूप से, तो उस माहौल की हमें हमेशा याद आती रही। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। दादाजी बच्चों को स्टोरी बता रहे हैं कि फिर जब तुम्हारे पापा को दिल्ली में नौकरी मिली तो हम यहाँ आ गए। हालांकि काफ़ी समय कठिनाई भरा रहा, तुम दोनों को भी हम कई समय तक स्कूल नहीं भेज पाए। हेलेन बता रहा है, मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। बच्चे भी बता रहे हैं दादाजी को कि हमारे साथ क्या हुआ। बता रहे हैं कि हमें भी स्कूल जाने से नफरत हो गई क्योंकि हम पढ़ाई में आगे नहीं थे। दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। घर में भी जो संथाली भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी में हमें बात करना नहीं आता था। सोमा बता रही है, लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। सोमा दादाजी को जानकारी दे रही है। हेलेन बोल रहा है, काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। बच्चे आपस में परिचर्चा कर रहे हैं कि खास हम अपना उड़ीसा वाला जो गांव है अपने दोस्तों को दिखा सकते। दादाजी कह रहे, तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उन्हें जानकारी मिल सकती है। फिर जो सोमा है वो बात कर रही है कि मैं एक दिन अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी और किस तरह आदिवासी समुदाय को हाशिए पर लिया गया है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो बेटा आपने पढ़ा कि किसने दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। तो इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में हम आगे और जानेंगे। ठीक है, इससे आगे का बेटा अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।